देखिए आज शुरू करते हैं हीटिंग इफेक्ट का सेकंड पार्ट फंडा 1 मिनट केमिस्ट्री में। तो फंडा 1 मिनट केमिस्ट्री में आज पढ़ रहे हैं हीटिंग इफेक्ट। ये हीटिंग इफेक्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैंने कल पढ़ा दिया था। अब बात करें आगे नेक्स्ट। तो 5 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए थे, 6 एग्जाम्पल क्लोराइड का। क्लोराइड को अगर हम क्या करें, किसी भी क्लोराइड को अगर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होगा, जो क्लोराइड्स का कंपाउंड है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ पहुँच जाएगा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में। पहले भी क्लोराइड था, बाद में भी क्लोराइड रहेगा, बस अंतर क्या होगा कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ पहुँच जाएगा, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। और क्या रिलीज हो जाएगी साथ में, एक क्लोरीन गैस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें, बात करें PCl5, तो PCl5 को जब हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, PCl3 प्लस Cl2, एक क्लोरीन गैस निकल जाएगी। फास्फोरस का हैलाइड, फास्फोरस का क्लोराइड था, अभी भी फास्फोरस का क्लोराइड है, बस लोवेस्ट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में चला गया, लोवेस्ट में। कैसे, यहाँ Cl कितने हैं, देखिए Cl होगा -1 और कितने Cl है, 3, तो -3, तो इस पर कितना होगा, +3। यहाँ देखें तो Cl -1 और ये 5 है, तो कितना होगा, +5। तो फास्फोरस की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +5 से कितनी हो गई, +3। सेम कहानी यहाँ पे होगी। तो PbCl4, तो PbCl4 को जब हीट करेंगे तो हो जाएगा PbCl2 प्लस क्लोरीन गैस रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे जो पैलेडियम का क्लोराइड था वो क्या है, +4 में था, +4 से किस में चला गया होगा, ये +2 में। तो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का क्लोराइड बन जाएगा। जैसे मरकरी है, तो मरकरी यहाँ किस में है, +2 में, तो MgCl2, इससे क्या बनेगा, Mg2Cl2 प्लस बाहर क्या रिज्यूम हो जाएगी, क्लोरीन गैस। अब इस समय यहाँ पे Mg देखिए, Cl होगा -1, कितने हैं, 2, तो -2, और यहाँ कितना आएगा, +2, मगर ये 2 Mg है, मरकरी है, तो क्या हो जाएगा, +1। तो +2 से कहाँ चला गया, +1 ऑक्सीजन स्टेट में। सेम कहानी यहाँ होगी FeCl3 में, तो Fe यहाँ किस में है, +3 में, +3 से किस में चला जाएगा, +2 में, और क्या हो जाएगी, क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। हाफ रिमूव होगी, 1 मोल रिमूव होगी, तो बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन को, जब बैलेंस होगी उससे पता चल जाएगा। जैसे AuCl2 है, AuCl3 है, तो इसमें Au किस में एग्जिस्ट कर रहा है, +3 में, और ये +3 से किस में चला गया होगा, यहाँ +1 में। ठीक है, Au किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो सब DF ब्लॉक में पढ़ाया गया है आपको, वहाँ से देखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किस में चला जाएगा, जो +3 से +2 में चला गया था, ऐसे ये +3 से +1 में आ गया, और क्या हो गया, ये Cl2, क्लोरीन गैस रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रेटेड क्लोराइड्स, क्लोराइड है और साथ में क्या हो गया, उन पे वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच है। ठीक है, तो क्लोराइड है मगर कैसा, हाइड्रेटेड। चलिए, जैसे ये कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम क्लोराइड पे क्या है, X वाटर मॉलिक्यूल क्या है, कंबाइन है, तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रेटेड क्लोराइड। अगर इसमें हम क्या करें, इनको हीट करें, तो क्या होगा, हीट करने से सिर्फ ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और जो नॉर्मल क्लोराइड था क्या हो जाएगा, तो ये हाइड्रेटेड क्लोराइड था, इससे क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाए, होके क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ, तो एनहाइड्रस क्लोराइड बन जाएगा। तो हाइड्रेटेड क्लोराइड से क्या बन जाएगा, एनहाइड्रेटेड क्लोराइड, अगर हम इसको क्या करेंगे, हीट, तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल थे वो रिमूव हो जाएंगे। सेम कहानी यहाँ पे, जैसे SrCl2 है, तो X वाटर मॉलिक्यूल है, हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, और क्या बन जाएगा, एनहाइड्रस क्लोराइड। ठीक, सेम कहानी यहाँ पे होगी, ये हाइड्रेटेड क्लोराइड है, इससे क्या बन, जब हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ वाटर रिमूव हो जाएगा। एक और खास बात है, ध्यान दीजिए, ये जो क्लोराइड है ये जनरली क्या है, जैसे सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट हैं, सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट जनरली क्या बनाएंगे, आयनिक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, अगर बेरिलियम को छोड़ दें। ठीक है, बेरिलियम या Mg को छोड़ दें, बेरिलियम या Mg को छोड़ दें, तो उनके बाकी जितने भी क्लोराइड्स होंगे वो जनरली क्या होंगे, आयनिक नेचर के होंगे। तो ये आयनिक करैक्टर थे, तो ये क्या है, आयनिक करैक्टर के क्या थे, क्लोराइड्स थे। तो उनके इसमें क्या होगा, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल थे वो रिमूव हो गए थे, और नॉर्मल जो क्लोराइड था वो रह गया था। ठीक, अब देखें जरा कुछ, तो इसे क्या बोलते थे, इसे बोल रहे थे हाइड्रेटेड क्लोराइड, मतलब जिनमें वाटर मॉलिक्यूल है, और इन्हें क्या बोल रहे थे, एनहाइड्रस क्लोराइड। ठीक, चलिए, अब क्या है, ये जैसे MgCl2, AlCl3, FeCl3, तो इनमें आयनिक करैक्टर के बजाय कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, तो ये कोवलेंट करैक्टर के हैं। इनको जब हम क्या करेंगे, और ये कैसे हैं, हाइड्रेटेड क्लोराइड है, वाटर मॉलिक्यूल है, जब इनको हीट करेंगे तो इसमें क्या होगा, इन केस में क्लोराइड नहीं बनेगा, इन केस में क्या बन जाएंगे, ऑक्साइड। तो ध्यान रखना, अगर हाइड्रेटेड क्लोराइड दो टाइप के होंगे, अगर आयनिक नेचर के हैं तो नॉर्मल क्या बन जाएगा, हाइड्रेटेड क्लोराइड से क्या बन जाएगा, एनहाइड्रस क्लोराइड। और अगर कोवलेंट नेचर के हैं तो उन्हें हीट करने से क्या बन जाएगा, फिर उन्हें हीट करेंगे, जब हाइड्रेटेड क्लोराइड को हीट करेंगे तो फिर एनहाइड्रस क्लोराइड नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, उन जो रेस्पेक्टिव मेटल है उनके क्या बन जाएंगे, ऑक्साइड। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड जनरेट हो जाएंगे। तो MgCl2 या AlCl3, FeCl3, इनमें जितने वाटर मॉलिक्यूल हैं वो तो रिमूव होंगे ही, साथ वो तो रिमूव हो ही जाएंगे, और साथ में इनका क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड से की वजह क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। रीजन क्या है, ये कोवलेंट नेचर के हैं, तो जब यहाँ से वाटर रिमूव होगा तो क्या बनेगा, MgCl2। MgCl2 वापस अटैक कर जाता है, यानी कि MgCl2 वापस फर्दर हाइड्रोलिस हो जाता है, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। तो ये जो कोवलेंट जो क्या होगा, कोवलेंट नेचर के जो क्लोराइड बनेंगे ये फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाते हैं और फर्दर वाटर से रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, ऑक्साइड, ठीक है। जो आयनिक होंगे वो फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होते, तो वो क्लोराइड फॉर्म में रुक जाएंगे, और जो कोवलेंट नेचर के हैं वो फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाएंगे, और हाइड्रोलिसिस होकर क्या बना देंगे, MgCl2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, MgO में, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में। चलिए, तो बस ये मेन बात रही कि अगर क्या होगा, हमारे पास जो हाइड्रेटेड क्लोराइड है अगर वो आयनिक नेचर का हुआ तो क्या बन जाएगा, एनहाइड्रस क्लोराइड, और अगर कोवलेंट नेचर का है तो फिर क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड बन जाएंगे ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, क्योंकि जो कोवलेंट वाले क्लोराइड है वो फर्दर क्या कर जाते हैं, हाइड्रोलिस कर जाते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम देखिए, ये कह रहा है एनहाइड्रस MgCl2, एनहाइड्रस MgCl2 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, ये किस कह रहा है कि इनमें इन चारों में से किस में एनहाइड्रस MgCl2 ऑब्टेन होगा हमें। तो अगर हम बात करें MgCl2.6H2O, तो ये तो क्या है, ये क्या है, हाइड्रेटेड क्लोराइड है, ये हाइड्रेटेड क्लोराइड है, और मैग्नीशियम का जो क्लोराइड है वो कोवलेंट नेचर का होता है, और कोवलेंट नेचर का होगा तो ये फाइनली क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड ना बना के सीधा क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम क्लोराइड हाथों हाथ क्या हो जाएगा, इमीडिएटली क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस होकर क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें तो क्या होगा, MgCl2 बनेगा ही नहीं। बात करें इसकी MgCl2.6H2O, इसमें हम जब क्या करेंगे, हीट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए हीट करेंगे तो क्या होगा, ये कोवलेंट नेचर का है तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, मगर फर्दर हीट के साथ में इसकी फिर रिएक्शन किससे करा रहे हैं, HCl से, और HCl फर्दर मैग्नीशियम ऑक्साइड से दोबारा से क्या कर लेगा, रिएक्शन करके क्या बना देगा, MgCl2, या ऐसा कहें यहाँ से जो वाटर रिमूव होगा वो HCl के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो इसमें फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा ये मैग्नीशियम ये क्या है, जो HCl की फर्दर इसमें रिएक्शन की जा रही है, वो HCl फर्दर क्या करेगा, MgCl2 को मैग्नीशियम ऑक्साइड को फर्दर चेंज कर देता है किसमें, मैग्नीशियम क्लोराइड में, और ये क्या होगा, एनहाइड्रस होगा, क्योंकि इसमें वाटर तो कोई रहा नहीं। तो इस केस में तो एग्जाम्पल एक ये हो गया। चलिए दूसरी बात करें, Mg की रिएक्शन डायरेक्ट किससे करा रहे हैं, डाइल्यूट HCl से। तो इसमें क्या होगा, जब HCl क्या करेगा, ये एसिड है और मेटल क्या करते हैं, Mg क्या एक मेटल है, मेटल कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के, और HCl क्या एसिडिक नेचर का है, तो एसिड बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, सॉल्ट, तो MgCl2 बना देंगे। मगर ये क्या होगा, ये देखिए मेटल क्या करता है, एसिडिक H को रिमूव करके क्या बना देता है, अपना सॉल्ट, और ये जो H+ निकला ये क्या बना देता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक। मगर ध्यान रखिए MgCl2 तो बनेगा मगर एनहाइड्रस नहीं बनेगा, क्योंकि जो HCl है वो किसमें है, वो डाइल्यूट है, मतलब सॉल्यूशन है मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि डाइल्यूट HCl है कि वाटर मॉलिक्यूल है, वो वाटर मॉलिक्यूल इस पर चिपके होंगे, तो ये कैसा बनेगा, MgCl2 तो बनेगा, मगर कैसा बनेगा, हाइड्रेटेड बनेगा। क्यों बनेगा हाइड्रेटेड, क्योंकि ये क्या है, एक लिक्विड है, ठीक है, और किसमें, वाटर लिक्विड होगा, नहीं कि जो HCl है, कोई भी एसिड की तरह बिहेव कब करेगा, जब उसमें वाटर की प्रेजेंस हो, तो यहाँ वाटर होगा और वो वाटर इस पर चिपक गए होंगे और ये क्या हो गया होगा, हाइड्रेटेड हो गया होगा। वो क्वेश्चन कह रहा है कि MgCl2 बने कैसा, एनहाइड्रस। तो अभी तक तो किस में बन रहा था, सेकंड केस में। यहाँ बात करें, जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड की हम क्या करा रहे हैं, क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन क्या होता है, कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो क्या करेगा, ये इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या बना देगा, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बना देगी, MgCl2। या कह सकते हैं जो कार्बन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो इसके ऑक्सीजन को लेकर भाग जाएगा, क्या बना देगा, CO, और ये जो Cl2 है ये इस पे Mg पर रिएक्शन करके क्या बना देगी, MgCl2, ठीक है। तो ये जो MgCl2 बनेगा ये कैसा होगा, एनहाइड्रस होगा, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। तो कौन कौन से आंसर हो गए, बी भी होगा और डी भी होगा। तो बी और डी दोनों में क्या है, MgCl2 बन रहा है कैसा, एनहाइड्रस। तीसरे केस में भी MgCl2 बन रहा है, मगर वो कैसा है, वो हाइड्रेटेड है, क्योंकि इसमें क्या है, ये सॉल्यूशन पड़ा हुआ है HCl का, वहां से वाटर मॉलिक्यूल कैप्चर कर लेगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल क्यों कैप्चर कर लेता है, क्योंकि Mg पे क्या होता है, +2। देखिए Mg सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट है, साइज छोटा होगा और चार्ज +2 है, तो चार्ज डेंसिटी को मिला के हाई हो जाती है, और हाई हो जाती है तो इसलिए क्या है, ये फटाक से क्या कर लेंगे, वाटर को खींच लेते हैं। जैसे हमारे पास घर में नमक होती है, नमक में भी इंप्योरिटी होती है मैग्नीशियम आयंस की, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस की, तो ये क्या है, इन पे +2 चार्ज होता है और साइज छोटा है, तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये सराउंडिंग से वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। इसलिए क्या है, जो नमक है वो अक्सर क्या हो जाती है, यानी कि उसमें नमी आ जाती है, रीजन तो ऐसे ही इसमें भी क्या हो जाएगी, नमी आ जाएगी, तो ये हाइड्रेटेड हो जाएगा। चलिए उस केस में तो क्या हो गया था, उस केस में तो सीधा क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो ये क्या कहलाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो इसे बोलते हैं रिएक्टिव क्लोरीनेशन। ये किसी भी मेटल ऑक्साइड पे क्लोरीन की रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिएक्टिव क्लोरीनेशन। ठीक है, ये एक अच्छा क्लोरीनेशन होता है। कार्बन क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करके ऑक्सीजन को हटा देता है और इसका मैदान क्या कर देगा, साफ कर देगा, किसके लिए, क्लोरीन के लिए। और क्लोरीन डायरेक्ट इस पर जाकर अटैच हो जाती है। फिर यहाँ देखिए और कुछ रिएक्शन इससे रिलेटेड रिएक्टिव क्लोरीनेशन से, जैसे ये क्या है, बेरिलियम ऑक्साइड है, इस पे हम कार्बन की प्रेजेंस में क्लोरीन से क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो सेम वही कहानी बन जाएगी, क्या बन जाएगा, बेरिलियम क्लोराइड, और CO हो जाएगी बाहर, यानी कि जो कार्बन इसके O को लेकर निकल जाएगा CO, और ये Cl2 इस पर आकर अटैच हो जाएगी। सेम कहानी चलेगी सब में ऐसे ही। जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड कार्बन की प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्शन कर जाएगा, ये क्या करेगा, C इसके O को हटा के क्या बना देगा, AlCl3। ठीक है, और CO बाहर भाग जाएगी। यहाँ देखिए अगर हम बात करें CO, ठीक है, CO2 नहीं, CO। यहाँ देखिए जैसे बोरॉन का ऑक्साइड है, कार्बन की प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, तो बस ये कार्बन क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, O हटा के क्या लगा दे, O हटा देगा, और ये Cl2 इस पर जाकर अटैच हो जाएगी। तो सेम कहानी यहाँ पे ऐसे ही, जैसे ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं, यानी कि ये बोलते हैं सेरल सीमेंट। ठीक है, सेरल सीमेंट होता है ये, सेरल सीमेंट। तो सेरल सीमेंट के ये कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, ध्यान रखना है, MgO और MgCl2। मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं किसके, यानी कि सोरल सीमेंट के। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैंने बहुत सारे स्टार इस पर लगाए हैं। ये ही सबसे ज़्यादा रिएक्शन है जो हीटिंग इफेक्ट में एग्जामों में पूछी गई है। तो ज़रा ध्यान से देखें इसको, क्या है अगर हम बात करें, ये देखिए CuSO4.5H2O, ये क्या है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, और कैसा, हाइड्रेटेड, मतलब वाटर मॉलिक्यूल है। अगर हम इसको हीट करें तो क्या होगे, और इसको अगर हम हीट करें मगर जो टेम्परेचर है, हीटिंग जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहे, तो उस केस में क्या होते हैं, ये 5 वाटर मॉलिक्यूल में से 4 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी कि उड़ जाएंगे। ठीक है, और क्या बन जाएगा, CuSO4.H2O। मगर इसका जो टेम्परेचर अगर हम क्या कर दें, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दें, तो फिर जो रिमेनिंग एक 1 वाटर मॉलिक्यूल था वो भी क्या हो जाएगा, रिमूव, और सिंपल क्या बन जाएगा, ये कॉपर सल्फेट। अब क्या करें, इस कॉपर सल्फेट को अगर टेम्परेचर हम और बढ़ा दें, लगभग क्या कर दें, यानी कि जो टेम्परेचर है वो कितना कर दें, हम टेम्परेचर कितना कर लें, 800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। ठीक है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल नहीं है, उससे थोड़ा कम है, 700 हो जाए, 650 हो जाए, इस टाइप से। तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, कॉपर ऑक्साइड में, यानी कि मेटल का जो ऑक्साइड है वो बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, SO3। देखिए पूरे एटम की नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम इसमें क्या कर ले करो, कंजर्व कर ले करो। इनऑर्गेनिक में एक अच्छा एग्जांपल ये भी है रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का, आप नंबर ऑफ एटम क्या कर लिया करो, यानी कि कंजर्व कर लिया करो। तो CO निकल गया, तो क्या बचा, SO3 बचा। ठीक है, ये SO3 हो जाएगा। अब ये जो SO3 है, अगर आपने टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक कर दिया, तो ये जो SO3 है ये भी ब्रेक हो जाता है, और किस में ब्रेक हो जाएगा, SO2 प्लस O2। तो ये जो SO3 है ये रिड्यूस हो जाता है किसमें, SO2 में, और क्या रिलीज कर देता है, ऑक्सीजन गैस। तो जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि डीकम्पोजिशन टेम्परेचर बताइए, यानी कि डीकम्पोजिशन किसका, SO3 का, तो SO3 का जो डीकम्पोजिशन है वो किसके आसपास होगा, 800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। 800 एक लिमिट है, ठीक है, लिमिट का मतलब यानी कि एक रेंज होती है, 750 दे दे तो भी चलेगा, 800 से ऊपर कितना ही दे दे, ठीक है। मगर वो पूछे डीकम्पोजिशन कब ये SO3 टूटना शुरू हो जाता है, तो लगभग 750 से लेके 800 के बीच में क्या हो जाता है, ये टूटना शुरू हो जाता है। तो कोई सा 750 से लेके 800 के बीच में एक ही आपको ऑप्शन दिया होगा, वही ऑप्शन आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, जैसे पूछने लगे कि CuSO4 का हीट ऑफ डिकम्पोजिशन, तो वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब ऐसा 500-600 के आसपास। ठीक है, क्योंकि 800 पे हो जाएगा तो फिर ये भी टूट जाएगा। अगर हम सीधा इसको टेम्परेचर क्या कर दें, 800 या 800 से ज्यादा दे दें, तो फिर ये CuO और SO3 में नहीं टूटेगा, क्योंकि जब टेम्परेचर हमने 800 से ज्यादा कर दिया तो सीधा किसमें टूटेगा, कॉपर ऑक्साइड, और जो SO3 बनेगा वो हाथों हाथ ब्रेक हो गया होगा किसमें, SO2 और ऑक्सीजन में। क्लियर हो गई बात। तो देखिए, तो डीकम्पोजिशन ऑफ SO3, तो SO3 का जो डीकम्पोजिशन है वो कितना होता है, 750 से लेके 800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगर टेम्परेचर क्या करा है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, तो क्या हो जाएगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, और टेम्परेचर 200 से ज्यादा कर दिया तो जो रिमेनिंग वाटर था वो भी रिमूव हो जाएगा, और टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ले गए, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है मगर,
ठीक है, तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ले गए, मगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड और SO3 बनेगी। और टेम्परेचर अगर 800 या 800 से ज़्यादा कर दिया तो फिर SO3 भी ब्रेक हो जाता है SO2 और हाफ O2 में। बिल्कुल सेम कहानी इसमें है, जैसे ZnSO4 ये जिंक सल्फेट है, कैसा हाइड्रेटेड। ठीक, अगर इसमें टेम्परेचर क्या करें, हम टेम्परेचर 200 इसे हीट करें, मगर जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखा है, तो ये 7 वाटर थे, इसमें से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल को छोड़ के बाकी वाटर मॉलिक्यूल क्या कर जाएंगे, इवेपोरेट कर जाएंगे, निकल जाएंगे यहाँ से। और क्या होगा, 1 वाटर मॉलिक्यूल बचेगा। अगर हम क्या करें, टेम्परेचर हीट इतनी कर दें कि टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर निकल जाए, तो फिर जो रिमेनिंग वाटर मॉलिक्यूल था वो भी निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट को अगर आप क्या करें, हीट कर दें, क्या करें, अगर इसका टेम्परेचर आप क्या कर दें, टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक कर दें, तो क्या बनेगा, एक तो जिंक ऑक्साइड तो बनेगा ही, मेटल का जो भी मेटल है उसका ऑक्साइड बनेगा, साथ में क्या बनती है, SO3। मगर टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक है तो SO3 भी टूट गया होगा, किसमें, SO2 प्लस हाफ O2 में। हाँ, अगर टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता तो फिर यहाँ पूरा क्या बनता, SO3। ठीक है, सेम कहानी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, किसके लिए, मैग्नीशियम सल्फेट के लिए, जिंक सल्फेट के लिए, मैग्नीशियम सल्फेट के लिए, आयरन सल्फेट के लिए, सब कैसे लिए होता। अब ये एक और देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने क्या कर दिया है, इसमें बहुत सारा एक बड़ा सा रंग बिरंगा स्टार बना दिया है। देखिए, FeSO4 डॉट क्या है, CuSO यानी कि 7H2O, ये क्या है, फेरिक यानी कि ये क्या हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड। ठीक, हम क्या करा, इसको हीट करना शुरू किया और टेम्परेचर अभी 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, तो क्या होंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे इसमें से रिमूव। एक वाटर मॉलिक्यूल बचेगा, ये भी कब नहीं रिमूव हो जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो गया, तो ये वाटर भी क्या हो जाएगा, इसमें से रिमूव हो जाएगा, और क्या बनेगा, फेरस सल्फेट। अब इसका टेम्परेचर क्या कर दें, इसका टेम्परेचर हम क्या कर दें, 750 यानी कि 750 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ले लें, तो ये क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, और किसमें, एक तो बनेगा एक तो बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड नहीं बनता, ध्यान रखना, ये था फेरस +2 का, मगर जो ऑक्साइड बनता है वो कैसा बनता है, +3 का इक। तो ये फेरस ऑक्साइड था, फेरस सल्फेट था, इससे क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। तो एक तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि फेरस ऑक्साइड नहीं बनता, फेरिक ऑक्साइड बनता है। और दूसरी बात, SO2 भी बनेगा और SO3 भी बनेगा इसी टेम्परेचर पे 750 पे। अभी हमने 750 से ज़्यादा नहीं करा, क्योंकि SO3 का जो हीट ऑफ डिकम्पोजिशन है, इसका जो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर है वो 700 से अधिक यानी कि 700-800 के बीच में है। अभी हमने एग्जैक्ट टेम्परेचर 750 रखा, तब भी क्या बन रहा है, SO2 बन रहा है। तो इसका मतलब ये अब ये जबकि इस टेम्परेचर पे तो ये नहीं टूटेगा, फिर भी SO2 भी बन रहा है और SO3 भी। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक तो क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड नहीं बनता, फेरिक ऑक्साइड बनता है, इक वाला, अस वाला नहीं बनता, यानी कि +2 वाला नहीं, +3 वाला बनता है। और दूसरी बात, SO2 भी बनेगा और SO3 भी। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये बात तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, ये क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा, जब इसको FeSO4 को हम तोड़ते हैं, FeSO4 को तोड़ेंगे 750 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम, ठीक है, 200 से ज़्यादा और 750 यानी कि 750 या 750 से नीचे टेम्परेचर पर हम तोड़ेंगे, तो ये फेरस ऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, SO3, क्योंकि SO3 750 या उससे कम टेम्परेचर पर नहीं टूटता, वो 750 से ज़्यादा पे ब्रेक होगा, तो ये बना होगा फेरिक यानी कि जो भी मेटल था उसका ऑक्साइड बन गया और ये SO3 बन गया होगा। ठीक, मगर क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, ये खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और ये क्या हो जाता है, रिड्यूस। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 6 है, और ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो कैसे काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और ये लोवेस्ट में है तो ये कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको तो ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना देगा, इक से यानी कि +2 से कहाँ ले जाएगा इसे, +3 में। तो ये फेरस ऑक्साइड से क्या बना देगा, फेरिक ऑक्साइड, और ये खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस, या कह सकते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो ये +6 से किस में पहुंच जाएगा, +4 में। तो ध्यान रखना है, तो इस SO3 का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस, और वो क्या करेगा, FeO को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, मगर कुछ पार्ट बच जाएगा, तो इसका कुछ पार्ट तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और ये इसको रिड्यूस कर देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फेरस से हो जाएगा फेरिक में, और ये SO2 से चला जाएगा SO3 से चला जाएगा SO2 में। ठीक है, मगर इस SO3 का कुछ पार्ट बच जाएगा, तो जो कुछ पार्ट तो हो गया होगा O2 में और कुछ पार्ट हो गया होगा SO3 में। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोडक्ट बनते हैं, ये SO2 भी बनेगा, SO3 भी बनेगा, और ये फेरस से क्या बन जाता है, फेरिक, क्योंकि एक SO3 इसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज। आगे बात समझ में, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे ये है
अब वो तो था फेरस सल्फेट, मानी कि अस मतलब +2 स्टेट का था Fe। अब यहाँ Fe किस में हो गया, देखिए SO4 जाएगा -2, और ये कितने है 3, तो वो कितना हो जाएगा वहाँ +3, ठीक है। तो ये +3 में होगा, देखिए -2 × 3 कितना हो गया -6, तो इस पर होगा +6, मगर ये 2 है तो एक किससे में आएगा +3। ये अब क्या हो गया, ये कौन सा वाला हो गया, ये हो गया है इक वाला। अब इसको जब हीट करेंगे तो सीधे इसमें तो कुछ नहीं दिक्कत है, अगर इक वाला है तो इक वाला ही बनेगा ऑक्साइड। वहां अस वाला था तो अस वाला ही बनता है, मगर वो हाथों हाथ क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जब इसको हम हीट कर रहे होंगे तो क्या बन गया होगा, जो भी रेस्पेक्टिव मेटल है उसका ऑक्साइड बन गया होगा। अगर ये +3 वाला, +3 ऑक्सीजन स्टेट वाला है तो +3 वाला ही बनेगा, ठीक। और साथ में क्या निकलेगी, SO3। SO3 टूट सकती है अगर ये टेम्परेचर जो हीट कर रहे हैं अगर वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाएगा तो ये भी टूट जाएगा, क्या बन जाएगा, SO2 + ½ O2। सेम कहानी यहाँ देखिए, ये है जिप्सम। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का जो हाइड्रेटेड होता है, हाइड्रेटेड भी कैसा, देखिए 2 वाटर मॉलिक्यूल से, अगर कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रेटेड है तो उसे बोलते हैं जिप्सम। अगर हम इसका इसे हीट करें और टेम्परेचर कितना ले जाएं, 120 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाएं, तो इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल में से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाता है और ½ वाटर मॉलिक्यूल बचता है, ठीक। तो एक CSO4 पे कितने वाटर मॉलिक्यूल रह जाएंगे, ½ और इसे क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये ऐसा लिख लो, इसका आप ट्वाइस करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 मोल। अगर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे फॉर्मूले को तो ये हो जाएगा ट्वाइस, और वो क्या हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल। तो ऐसे भी लिख सकते हैं किसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। कहने का मतलब है एक कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल पे ½ वाटर मॉलिक्यूल आएगा, तो 2 पे कितने आ जाएंगे, 1। इसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम टेम्परेचर क्या करें, 120 डिग्री सेंटीग्रेड से और बढ़ा दें, टेम्परेचर अगर बढ़ाते बढ़ाते क्या हो गया, 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो गया, तो जो बचा हुआ वाटर मॉलिक्यूल है वो भी उड़ जाएगा, और इसे बोलते हैं डेड प्लास्टर, ठीक है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट को। इसे भी अगर हम क्या कर दें, फर्दर हीट कर दें और टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा, ये फिर ब्रेक हो जाएगा किसमें, कैल्शियम का ऑक्साइड, और क्या निकलेगा, SO3। मगर SO3 ब्रेक हो सकता है SO2 में और प्लस ऑक्सीजन में, कब, अगर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 800 से ज़्यादा। ये कंफर्म है क्योंकि ये क्या है, इससे निकलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और SO3, और ये SO3 नहीं निकल रहा, SO2 और ½ ऑक्सीजन निकल रही है, तो यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है और ऑक्सीजन निकल रही, तो इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर कितना रहा होगा, 750 से लेके, मतलब 750 से अधिक रहा होगा, ठीक है। तभी ये क्या हो गया होगा, SO3 ब्रेक हो गया होगा। एक और क्वेश्चन, छोटी सी बातें हैं, जैसे सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग को रिटार्ड करने के लिए दिक्कत क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसकी सेटिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे किसी की बोन्स क्या है, किसी की हड्डी टूट जाए तो जो उस पर प्लास्टर चलाते हैं तो वो जो पाउडर होता है, कौन सा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, एक पाउडर होता है, और जब इसमें वाटर मिलाते जाएंगे तो क्या बनता चला जाता है, जिप्सम, और ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो हम जैसे पाउडर लगा के पानी लगाते हैं तो वो हाथों हाथ सेट हो जाए, बहुत स्पीड के साथ सेट होता है, तो थोड़ा सा टाइम उसमें सेट होने में लगे जिससे हम सही से पट्टी बांध सकें, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसकी सेटिंग को थोड़ा सा रिटार्ड कर देंगे। तो रिटार्ड करने के लिए क्या डालते हैं उसमें, बोरेक्स और एलम, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस रिटार्ड की जाती है किसके द्वारा, रिटार्डेड बाय बोरेक्स और एल्युमिनियम, वो एलम के साथ, ठीक। ये है, ये हमारे पास क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जैसे जैसे इसमें क्या है, ये एक पाउडर होता है, इस पर जब वाट पानी डालते जाएंगे तो ये हार्डिंग हो जाएगी इसकी, यानी कि हार्डिंग होके क्या बन जाएगा, ये जिप्सम, ठीक है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बस वाटर मॉलिक्यूल का अंतर है, इस पे ½ मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। और अगर हमें इसको क्या करना है, कैटलाइज करना है, अगर कैटलाइज करना है मतलब और भी फास्ट करना है तो क्या करेंगे, रिएक्शन को और भी फास्ट करना है। वैसे तो बहुत जल्दी सेटिंग होती है इसकी, अगर इसको और भी फास्ट करना है तो कैटलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो NaCl इसको बहुत ज़्यादा फास्ट कर देगा। ये कुछ सॉल्ट हैं जिनके नाम थोड़े से ये होते हैं, जैसे आप क्या करेंगे, मेटलर्जी पढ़ेंगे तो मेटलर्जी में बहुत सारे आपको क्या करने हैं, कुछ यानी कि ऑर्ड्स के नाम याद रखने होते हैं। तो ऐसे ही कुछ सॉल्ट हैं, कभी बहुत ज़्यादा तो नहीं, देखो इनको याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद रहे तो इसका कुछ नहीं कर सकते। कभी कदाक नाम पूछ लेता है कहीं से कुछ रिलेटेड, तो थोड़े से नाम मैंने लिख दिए। जैसे सोडियम सल्फेट है, तो वैसे तो आपको नाम पता है इसका, सोडियम सल्फेट, मगर वैसे से बोलते क्या है, सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट केक कहलाता है, ठीक है। जैसे सोडियम सल्फेट .10H2O, तो इसे बोलते हैं ये होगा ग्लेवर सॉल्ट, ठीक है, इसे बोलते हैं ग्लेवर सॉल्ट। या जैसे ZnS + BSO4 का मिक्सचर है, इसे बोलते हैं हितोफिन, ठीक है। ऐसी है जैसे कैल्शियम, ये कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ कोई सॉल्ट है, इसे बोलते हैं बोन आस्क, ठीक है।
और जैसे हम बात करें ये सोडियम और अमोनियम और ये क्या हो गया इसका यानी कि HPO4, ये माइक्रोप्रॉस्मिक सॉल्ट होता है। ऐसे ही जैसे कैल्शियम सल्फेट है और कैल्शियम के ये फॉस्फेट है, तो इससे ये कहलाता है सुपर फॉस्फेट। तो ध्यान रखें सुपर फॉस्फेट कौन होता है। ऐसे ही एलम प्लस प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके मिक्सचर को क्या बोलते हैं, यानी कि कीन्स सीमेंट बोल देते हैं। कीन्स सीमेंट मतलब इसी से क्या होता है, आपकी जब हड्डी टूट जाती है ना, किसी की हड्डी टूट जाती है तो जो प्लास्टर चढ़ता है वो इसी का चढ़ता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिक्स कर लेते हैं, एलम, जिससे क्या हो गया उसकी सेटिंग थोड़ी सी धीमी हो जाए। ये देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये यहाँ से भी एक इस पे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे आप ध्यान से देख लें इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर द डीकम्पोजिशन ऑफ ल्यूनार कास्टिक, ठीक है। यानी कि ल्यूनार कास्टिक क्या होता है, ल्यूनार कास्टिक बोलते हैं यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को। तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट आप बोलेंगे तो एकदम दिमाग में आ जाएगा, मगर ल्यूनार कास्टिक नहीं आएगा। तो ये थोड़े से क्या है, नाम ऐसे हैं, कुछ अटपटाई साइंटिस्ट नाम है, तो इसे ल्यूनार कास्टिक ये कह रहा है प्रोडक्ट फ्रॉम आफ्टर डीकम्पोजिशन ऑफ ल्यूनार कास्टिक। ये कह रहा है ल्यूनार कास्टिक को जब हम क्या करें डीकम्पोज करेंगे तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो ल्यूनार कास्टिक पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या है। तो ल्यूनार कास्टिक होता है सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट को आप जब हीट करेंगे तो क्या होता है, देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया कि किसी भी नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, और साथ में क्या निकलेगी NO2 और ऑक्सीजन, ठीक है। ये कैसी थी, पैरामैग्नेटिक, और ये भी क्या थी, पैरामैग्नेटिक। दोनों ही गैसें कैसे निकलती थी इसमें, पैरामैग्नेटिक। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। मगर ध्यान रखिए जो सिल्वर ऑक्साइड होता है, ये सिल्वर ऑक्साइड लेस स्टेबल होता है, मतलब ऑक्सीजन इसके साथ में रुकती नहीं है, ऑक्सीजन इसे छोड़ के भाग जाती है। तो ये लेस स्टेबल है, तो ये तुरंत क्या हो जाता है, फर्दर डीकम्पोज हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस को क्या कर देता है, रिलीज। तो सीधा डायरेक्ट क्या बनता है, सिल्वर बनेगा, तो सिल्वर ऑक्साइड। मगर क्या होगा, यह इमीडिएटली क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सिल्वर मेटल में, और क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, रिमूव। तो देखिए, तो जब ल्यूनार कास्टिक को हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सिल्वर ऑक्साइड, NO2 और O2। तो ये बात भी ठीक है, मगर ये हाथों हाथ क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर यहाँ पे हम क्या कर ले, बात करें सिल्वर ऑक्साइड नाइट्रोजन गैस, तो बिल्कुल भी नहीं निकलती। क्या निकलता है, NO2 निकलता है और O2 निकलता है। तो ये तो कंफर्म हो गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्या दे दिया इसने, नाइट्रोजन नहीं निकलती। ये सिल्वर नाइट्राइट सिल्वर नाइट्रेट नहीं बनता, सिल्वर ऑक्साइड बनता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। बात करें सिल्वर और NO2 और O2, हाँ ये भी बन सकता है, क्योंकि ये हाथों हाथ इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है इसमें। तो आप क्या लगाएंगे, दोनों ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। अगर एक ऑप्शन चॉइस करना हो तो इसको चुनेंगे, क्यों, क्योंकि वो वहां रुकता नहीं है, हाथों हाथ किस में कन्वर्ट हो जाता है, AG में। तो अगर इनमें से एक ऑप्शन चुनना है तो कौन सा चुना जाएगा, D। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने एक एग्जाम्पल, इस टाइप के क्वेश्चन मैं कुछ और डाल दूंगा लेक्चर में। इस टाइप के क्वेश्चनों से क्या होता है, इनऑर्गेनिक थोड़ी रिवाइज हो जाती है, इनऑर्गेनिक के जो कुछ पार्ट हैं। जैसे कह रहा है हमारे पास क्या है, ये सोडियम नाइट्राइट है। सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन एक कंपाउंड A से करा रहे हैं, जो क्या है, वाइट फ्यूम है। इससे क्या बना, B और C बना, और B जो बना उसको हीट कर दिया तो उससे बना D, और D की रिएक्शन क्या है, किससे कराई, कैल्शियम कार्बाइड से कराई, तो क्या बना, F बना। और वो F क्या है, यूज होता है फर्टिलाइजर में। और ये कह रहा है जो D है वो क्या है, एक E कंपाउंड है, अगर उसको हीट कर दें तो भी क्या बन जाता है, D बन जाता है, मगर साथ में क्या निकलता है, ग्रीन रेसिड्यू निकलता है। तो देखिए थोड़ा सा अंदाजा बताता हूँ। जैसे कह रहा है वाइट फ्यूम है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये अमोनियम क्लोराइड रहा होगा, ठीक है। इस अमोनियम क्लोराइड की जो फ्यूम है वो कैसी होती है, वाइट होती है। अब अमोनियम क्लोराइड की जब मैं किससे रिएक्शन कराऊंगा, किससे, NaNO2 से, तो क्या बना होगा, एक तो बन गया होगा अमोनियम नाइट्राइट, ठीक, और एक क्या बन गया होगा, NaCl। तो देखो ठीक, अब अमोनियम नाइट्राइट की कल बताई थी रिएक्शन, जब इसको हीट करते हैं तो क्या बनेगा, अगर NO2 माइनस है तो क्या निकलेगी, साथ में क्या निकल जाती है, अमोनिया, और ये क्या बनेगा, अमोनिया निकलेगी, और क्या क्या बन जाएगा, अमोनिया। देखिए मैंने आपको बताया था, जब अमोनियम सॉल्ट को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो या तो नाइट्रोजन निकलती है या क्या निकलती है, अमोनिया निकलती है। तो इस केस में क्या निकलेगा, हाँ जी, तो क्या बन जाएगी, हाँ नाइट्रोजन गैस, ठीक। अब ये जो नाइट्रोजन गैस है ये कंफर्म और कर लो, तो ये D हमें पता चल गया, नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस की अगर आप क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CaCN का होल ट्वाइस, और ये एक फर्टिलाइजर होता है। तो F भी पता चल गया, D भी पता चल गया, B C और AB। E की बात और रह गई। तो E क्या है, जब हम ग्रीन रेसिड्यू निकलता है, कब ग्रीन रेसिड्यू जानते हो, मैंने कल बताया था, Cr2O3। तो ये क्या होगा, हम
अमोनियम का होल ट्वाइस Cr2O7। जब इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इससे भी क्या निकलेगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, और साथ में रेसिड्यू निकलता है कौन, Cr2O3। ये कैसे कलर का होता था, ग्रीन कलर का रेसिड्यू होता था। चलिए खैर, तो इस टाइप की प्रॉब्लम करेंगे तो थोड़ा सा रिवाइज हो जाती है इनऑर्गेनिक। मैं आपको कराऊंगा, एक लेक्चर में डालेंगे इससे अच्छे अच्छे से क्वेश्चन कुछ इस टाइप के। देखिए एलम के बारे में रिक्वेस्ट थी कुछ बच्चों की कि एलम के बारे में थोड़ा सा और बता दें। तो एलम के बारे में मैंने आपको कहा भी था कि एक लेक्चर में आपको एलम के बारे में थोड़ा सा कुछ बताऊंगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, 2-3 बातें हैं जो आपको जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, और वो या कुछ दो एक बातें और हैं जो पूछी जा सकती हैं, वो मैंने लिख दिया। इससे अलावा आपको एलम के बारे में पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। एलम होता क्या है, डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट ऑफ मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट मेटल, मोनोवेलेंट मेटल सल्फेट, मोनोवेल एक तो मोनोवेलेंट मेटल सल्फेट एंड ट्राईवेलेंट मेटल सल्फेट। तो ये क्या है, डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट तो जानते हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ाया है। सिंपल स्टेबल सॉल्ट आपस में कंबाइन करके जो कंपाउंड बनाते हैं उसे बोलते हैं डबल सॉल्ट, ठीक है, या एडिशन कंपाउंड, ठीक है। तो डबल सॉल्ट में क्या है कि ये कह रहा है कि डबल सॉल्ट किसका, मोनोवेलेंट मेटल सल्फेट और ट्राईवेलेंट मेटल सल्फेट को दोनों, इन दोनों से मिलके जो डबल सॉल्ट बनेगा उसे क्या बोलते हैं, एलम बोलते हैं। तो एलम क्या है, एक डबल सॉल्ट है। किसका डबल सॉल्ट है, एक तो मोनोवेलेंट मेटल सल्फेट और एक ट्राईवेलेंट मेटल का सल्फेट, ठीक है। तो एक तो मोनोवेलेंट का सल्फेट हो और एक ट्राईवेलेंट का सल्फेट हो, इन दोनों का जो डबल, इन दोनों को कंबाइन करके जो डबल सॉल्ट बनेगा उसे क्या बोलते हैं, एलम। जैसे जनरल फॉर्मूला अगर हम बात करें तो ये तो एक तो ये तो हो गया जी मोनोवेलेंट वाला, और ये हो गया ट्राईवेलेंट वाला। तो मोनोवेलेंट का सल्फेट, तो मोनोवेलेंट का फॉर्मूला यही तो होगा, देखिए इसकी बैलेंसी 1 होगी, सल्फेट की होती है 2, तो 2 तो इधर और 1 इधर, तो हो गया M2SO4। और एक है ट्राईवेलेंट, इसकी बैलेंसी होगी 3 और सल्फेट की होती है बैलेंसी 2, तो 2 इधर आ जाएगी और 3 वहाँ पहुँच जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका सल्फेट क्या होगा, M2SO4 का होल थ्राइस। तो ये ट्राईवेलेंट का सल्फेट हो गया, ये मोनोवेलेंट का सल्फेट हो गया, इन दोनों का मिक्सचर साथ में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल। ये पहचान होती है कि एलम वही सब्सटेंस, वही डबल सॉल्ट एलम कहलाएगा जिस पे पर मेटल पे कितने वाटर मॉलिक्यूल हो, 6, या कह सकते हैं एक मेटल्स को कितने वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंडेड कर रखा हो, 6 वाटर ने। कितने मेटल हैं मेरे पास, 2 तो मोनोवेलेंट वाले हैं, 2 ट्राईवेलेंट वाले हैं। टोटल मेटल कितने हो गए, 4, और टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितने हो गए, 6। 4 को अगर मैं क्या करूं, 24 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं, टोटल वाटर मॉलिक्यूल हो गए 24, और ये मेटल कितने हो गए, 4। तो अगर 24 को मैं क्या करूं, 4 से डिवाइड करूं, तो देखो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल वाटर मॉलिक्यूल है 24, तो और टोटल मेटल है 4, तो एक मेटल के हिस्से में कितने आ रहे होंगे, एक मेटल को कितने वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंडेड कर रखा होगा, 6 में। तो ये इसकी पहचान है। तो एलम में क्या होना चाहिए, हर एक मेटल 6 वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे मैं क्या कर दूं, 10 वाटर मॉलिक्यूल कर दूं, तो फिर ये एलम नहीं कहलाएगा। आगे बात समझ में। तो एलम में 2 कंडीशन हुई कि सल्फेट सॉल्ट होने चाहिए, सल्फेट से जो स्टेबल सॉल्ट होते हैं किसके, सल्फेट के, किससे मिलके बने हुए, एक तो मोनोवेलेंट से और एक ट्राईवेलेंट से। उनका जो एडिशनल कंपाउंड हो उसे क्या बोलेंगे, एलम, मगर वो भी कब, जब एक मेटल आयंस 6 वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड हो। जैसे एग्जांपल देख लो, के क्या है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये क्या होगा, मोनोवेलेंट होगा। तो ये K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। तो इसमें ये क्या है, ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये क्या है, इसकी ये मोनोवेलेंट है, यानी कि बैलेंसी 1 होती है, और ये Al क्या है, इसकी बैलेंसी कितनी होगी, 3 + 3 होता है। तो एक हो गया मोनोवेलेंट का सल्फेट, एक हो गया ट्राईवेलेंट का सल्फेट, और डॉट क्या हो गया, 24H2O, ठीक है। तो यहाँ पे एक 24 होने चाहिए क्योंकि ये 4 मेटल है, 4 मेटल है, तो एक मेटल के हिस्से में कितना आ जाएंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या कहलाएगा, एलम कहलाएगा, और इसे नाम क्या होता है, पोटेशियम से मिल गया ना, तो इसे बोलते हैं पोटास एलम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, सेकंड एग्जाम्पल, K2Cr2O7, जैसे हो गया K2SO4 और ये Cr2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये कैसा हो गया, मोनोवेलेंट का, क्रोमियम यहाँ कितनी, क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी, यहाँ निकल के 3rd, तो ये 3rd कोवेलेंट की, ट्राईवेलेंट हो गया, ये ट्राईवेलेंट और ये मोनोवेलेंट। तो ये क्या कहलाएगा, एलम कहलाएगा। बस ये चेक और कर लिया करो, कितने मेटल हैं यहाँ पे, 2 ये और 2 ये, तो कितने हो गए, 4, और वाटर मॉलिक्यूल कितने होने चाहिए, 24 होने चाहिए, क्योंकि पर मेटल पे कितने वाटर होने चाहिए, 6। और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं क्रोम एलम, ठीक है। तो ये पोटास एलम था, ये क्रोम एलम हो गया, क्रोमियम आ गया इसमें। चलिए
कुछ प्रॉपर्टी की। ये कह रहा है ऑल एलम आर आइसोमेफोरस, ठीक है। ये क्या होते हैं? आइसोमेफोरस होते हैं। आइसोमेफोरस क्या है मैंने आयनिक बॉन्ड में बताया हुआ है, वहां पे आप देख लेंगे, ठीक है, आइसोमेफोरस क्या होता है, ठीक। चलिए दूसरा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एलम इज एसिडिक इन नेचर। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो एलम का जब भी एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा तो वो क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एलम वो कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर का। एसिडिक नेचर का क्यों होता है? क्योंकि इस केस में क्या होगा, देखिए ये हमारे पास सॉल्ट है, जैसे हम बात कर लें इसकी एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम का जो हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम का जो हाइड्रोक्साइड बनेगा वो कैसा होगा, बेसिक का होगा। और सल्फेट का जो H2SO4 है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये जो सॉल्ट बना होता है, जो एलम है, एलम क्या होगा, ये इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का होता है। रीजन क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। जो एलम बनी हुई है वो किस सॉल्ट से मिलकर बनी हुई है, जो वीक बेस से है और स्ट्रॉन्ग एसिड से है। तो ओवरऑल मीडियम कैसा हो जाएगा, देखिए ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब इनको मिक्स करेंगे तो ये वीक बेस एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ पार्ट को कैंसिल कर देगा और क्या बचेगा, ये वीक एसिडिक। तो जो एलम का एक्वस सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, मगर जो एसिडिक नेचर होगी वो कैसी होगी, माइल्ड होगी, मतलब पीएच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, पीएच जो है वो 7 के आसपास आएगा, 7 से कम होगा, मगर ऐसा नहीं कि 1 या 2 हो जाए, क्योंकि 1 2 हो गया तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। तो ध्यान रखना एक्वस मीडियम इसका कैसा होगा, एसिडिक नेचर का। बात करें स्पेसिस प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, जब एक्वस सॉल्यूशन में इसे डालेंगे तो कौन कौन से स्पेसिस बनेंगे, जो दो अलग अलग मेटल थे, जैसे एक तो मोनोवेलेंट वाला मेटल था और एक ट्राइवेलेंट वाला मेटल था। तो हर एक मेटल क्या होगा, मैंने आपको बताया था 6 वाटर मॉलिक्यूल से क्या होता है, कंबाइन। हर एक मेटल 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स। तो एक 2 आयंस तो इस टाइप के बन गए होंगे और 2 आयन ट्राइवेलेंट वाले के बन गए होंगे, ठीक है। और साथ में क्या निकल गया होगा, सल्फेट आयन। तो एक्वस सॉल्यूशन अगर पूछ ले तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अभी नहीं पूछा गया किसी एग्जाम में, कि जब हम क्या करें, एलम को अगर क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो एक तो मीडियम में कैसा होगा, एसिडिक, और वो उसमें कौन कौन से आयंस बनेंगे, एक तो क्या हो गया, ये वाटर, ये क्या होगा, फर्स्ट मोनोवेलेंट वाला सॉल्ट, मोनोवेलेंट वाला क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स, किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ, 6, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 6। सेम कहानी क्या हो जाएगी, ट्राइवेलेंट वाले का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा किसके साथ, वाटर लिगेंड्स के साथ, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6, और साथ में सल्फेट आयन। और देखिए ऑन हीटिंग द एलम, अगर एलम को हम क्या कर दें, हीट कर दें, ऑन हीटिंग एलम कन्वर्ट इनटू द, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमॉर्फियस सॉलिड। दो टाइप के सॉलिड होते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक एमॉर्फियस सॉलिड। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एमॉर्फियस सॉलिड में, ड्यू टू रिमूव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल इसमें से क्या हो जाएंगे, रिमूव, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। और सॉलिड क्या होता है, वो एमॉर्फियस सॉलिड। एमॉर्फियस सॉलिड तो जानते हो, सॉलिड स्टेट में पढ़ा रखा है, ऐसा सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या है, सिमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज ना हो। दिस इज नोन एज डेड एलम। और ये क्या कहलाता है, अब ये जब इसे हीट कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, डेड एलम कहलाता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। मैंने आपको बताया अगर पर वाटर मॉलिक्यूल 6 पर मेटल एटम, एलम के अंदर अगर पर मेटल एटम 6 वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है तभी वो एलम कहलाएगा, अदरवाइज एलम नहीं कहलाएगा। अगर आप हीट कर देंगे तो वाटर भाग जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल भाग जाएंगे, तो फिर वो एलम नहीं होगा, फिर वो क्या कहलाता है, डेड एलम कहलाएगा। एंड वर्न्ट एलम, ये ऐसे बोल सकते हैं, जला हुआ एलम। और एक और बात है, ध्यान रखिए, जब भी हम क्या करते हैं, एलम को हीट करते हैं तो स्वेल अप हो जाता है। स्वेल अप क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वेपर होकर बाहर निकलने की कोशिश कर देते हैं, तो उसे क्या कर देते हैं, स्वेल कर देते हैं, फुला देंगे उसे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, स्यूडो एलम। स्यूडो एलम क्या है, अभी जैसा बिल्कुल फॉर्मूला था नॉर्मल एलम का वैसा ही होता है, मगर उसमें क्या था, जो नॉर्मल एलम था उसमें मोनोवेलेंट मेटल का सल्फेट था और ट्राइवेलेंट का। इसमें क्या होगा, एक डाइवेलेंट का और एक ट्राइवेलेंट का। एक जो मेटल होगा वो डाइवेलेंट वाला होगा, डाइवेलेंट मेटल का सल्फेट, और एक ट्राइवेलेंट का, ठीक है। उसमें मोनोवेलेंट और ट्राइवेलेंट के सल्फेट थे, इसमें क्या है, डाइवेलेंट का और ट्राइवेलेंट का। तो डाई और ट्राई के दोनों इन्वॉल्व हो तो क्या कहलाएगा, स्यूडो। अगर देखिए ट्राई तो दोनों में आना ही है, उसमें भी और इसमें भी। तो अगर मोनोवेलेंट है तो नॉर्मल एलम है, और डाइवेलेंट का सल्फेट है तो क्या हो जाएगा, फिर वो स्यूडो एलम, ठीक है। एक और खास बात कर ले नॉर्मल एलम की, लिथियम, जैसे लिथियम क्या है, फर्स्ट मोनोवेलेंट एटम है, लिथियम पे हमेशा प्लस बनाता है, कह रहा है लिथियम डज नॉट फॉर्म एलम।
लिथियम जो है वो, जैसे हम पोटेशियम यूज कर रहे थे के प्लस, तो के प्लस की जगह Li प्लस यूज नहीं कर सकते। लिथियम डज नॉट फॉर्म एलम ड्यू टू द स्मॉलर साइज, इसका साइज बहुत छोटा है जिसकी वजह से क्या होगा, 6 वाटर मॉलिक्यूल उस पर अटैच नहीं हो सकते, यानी कि मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर लिथियम का ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 4। और जब ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सकता है तो ये ज्यादा से ज्यादा कितने वाटर मॉलिक्यूल अपने सराउंडेड में ले सकता है, 4। और एलम जब भी कहलाएगा जब 6 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो, सराउंडेड हो। और एक और खास बात है, हाँ, जैसे मोनोवेलेंट में हम क्या यूज कर रहे थे, पोटेशियम यूज कर रहे थे, तो पोटेशियम के प्लस की जगह आप Tl प्लस भी यूज कर सकते हैं, Ag प्लस भी यूज कर सकते हैं, अमोनियम, यानी कि अमोनियम ये क्या है, अमोनियम आयन भी यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल एलम है उसमें जो मोनोवेलेंट वाला आइटम है वो हम क्या यूज कर सकते हैं, वहां पे पोटेशियम की जगह Tl प्लस भी यूज कर सकते हैं, Ag प्लस भी, अमोनियम आयंस भी, मगर लिथियम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है और छोटा साइज होने की वजह से उस पर 6 वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो सकती है, 4।